दोस्तों वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया 45 डेज में कंप्लीट 11th एंड 12th क्लास के सिलेबस को रिवाइज करवाया जाएगा। तो आज वक्त आ गया है चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करने का। आई होप आपने प्लानर को गो थ्रू किया होगा और माइंड मेकअप किया होगा कि सीक्वेंस में हमें अपने सिलेबस को कवर करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 1। जो सपने आपने अपने लिए देखे हैं, आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं, इन सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। 45 डेज में अगर आप पूरे एफर्ट्स डालते हैं तो आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। दोस्तों माय नेम इज अमित कुमार। आई वेलकम यू वंस अगेन। काफी सारे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद दोस्तों बारी आपकी है, चॉइस आपकी है। आपको टाइम टाइम पर पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। लिंक आपके सामने है। अगर आप पर्सनल गाइडेंस, लाइव क्लासेस जैसी फैसिलिटी चाहते हैं तो प्लस आइकॉनिक को ज्वाइन कीजिए। देखिए इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेंशन करना चाहूंगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप और ज्यादा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा, सबसे पहले ये जानेंगे। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कैटालिस्ट, सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर। इन सभी फैक्टर्स की होगी डिटेल में बात। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये सब कुछ हमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अंडरस्टैंड करना होगा। तो देखिए दोस्तों, देरी किस बात की है, जल्दी से हमें रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को करना होगा अंडरस्टैंड। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसे डिफाइन किया जाएगा? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम फॉर ए रिएक्शन कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, R gives us P is hypothetical केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कंपोनेंट क्या होंगे? आर एंड पी आर रिएक्शन कंपोनेंट्स। ये होंगे रिएक्शन कंपोनेंट्स। ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी आगे चलना है। ये रिएक्शन कंपोनेंट्स है। आर रिएक्टेंट, आर इज रिएक्टेंट, आर रिएक्टेंट एंड पी इज प्रोडक्ट, पी प्रोडक्ट है। तो देखिए कंसंट्रेशन हमें यहां पर मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हुए इंडिकेट करने हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस प्रकार से इंडिकेट करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस प्रकार से इंडिकेट करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यहां हमें कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हुए इंडिकेट करने हैं? हमें यहां कंसंट्रेशन मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हुए इंडिकेट करने हैं। देखिए मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म क्या है, क्या आप जानते हैं मोलैरिटी के बारे में? देखिए मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और मोलैरिटी क्या होगी, और मोलैरिटी क्या होगी? देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? सिमिलरली मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाएगा। दोस्तों कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखिए नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और कंसंट्रेशन के चेंज को कैसे इंडिकेट किया जाएगा? डेल्टा कंसंट्रेशन आर, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए डेल्टा कंसंट्रेशन पी क्या है? ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज है। और डेल्टा कंसंट्रेशन आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज है। आर गिव्स अस पी, आर गिव्स अस पी एक केमिकल रिएक्शन है। T इज इक्वल टू 0 से, T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू एनी टाइम T डैश तक बात की जाए तो देखिए कंसंट्रेशन का चेंज किस प्रकार से होगा। T इज इक्वल टू 0 है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट है। आर नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्या प्रोडक्ट बना होगा? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो दोस्तों प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। T इज इक्वल टू टी डैश है, किसी टाइम T डैश पर क्या हुआ होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 रही होगी, कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, अब कंसंट्रेशन R0 से डिक्रीज होकर R1 रही होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, R0 से कंज्यूम हुआ रिएक्टेंट, कंज्यूम होने के बाद T डैश टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है। और देखिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, 0 से इंक्रीज होकर इसकी कंसंट्रेशन हुई देखिए P1। कंसंट्रेशन का चेंज क्या होगा? चलिए आगे चलते हैं। कंसंट्रेशन के चेंज को इंडिकेट करना होगा। कंसंट्रेशन का चेंज क्या होगा? डेल्टा कंसंट्रेशन आर। जब हम कंसंट्रेशन के चेंज को इंडिकेट कर पाएंगे तभी तो रिएक्शन की रेट को इंडिकेट कर पाएंगे। डेल्टा कंसंट्रेशन आर ये होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल क्या है? आर फाइनल इज R1, आर इनिशियल इज R0, ये होगा डेल्टा कंसंट्रेशन आर। सिमिलरली डेल्टा कंसंट्रेशन P, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल is P1 and P initial is 0। इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होगा, केवल रिएक्टेंट होगा। तो देखिए अगर इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होगा तो इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन के चेंज को हमने इंडिकेट किया। डेल्टा T इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन क्या होगा? ये होगा T डैश माइनस 0, T फाइनल माइनस T इनिशियल। T इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, T इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और T इज इक्वल टू T डैश तक हमने कंसंट्रेशन की वेरिएशन को अंडरस्टैंड किया। तो इस प्रकार से डेल्टा T होगा T डैश माइनस 0। उम्मीद है आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अब देखिए R गिव्स अस P, ये केमिकल रिएक्शन है, कंसंट्रेशन का चेंज आपके सामने है। रेट को डिफाइन कैसे किया गया? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कंसंट्रेशन के चेंज को टाइम से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, डेल्टा T से डिवाइड करना होगा। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है नेगेटिव। क्या रेट नेगेटिव होगी? क्या रेट नेगेटिव होगी? जी नहीं, केमिकल काइनेटिक्स में रेट नेगेटिव कभी नहीं होगी। लेकिन ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? देखिए रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है, फाइनल कंसंट्रेशन कम होती है। रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है,
कंज्यूम होकर जो फाइनल कंसंट्रेशन आपको मिलेगी टी डेज टाइम पर, ये क्या मिलेगी, ये कम मिलेगी। देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, ध्यान से देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, तो आर फाइनल ये कंसंट्रेशन कम होगी, आर इनिशियल ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो कम माइनस ज्यादा ये नेगेटिव मिलता है। तो देखिए रेट तो नेगेटिव मिल जाएगी, ऐसा किया तो क्या किया, डेल्टा कंसंट्रेशन आर को डेल्टा टी से डिवाइड किया तो रेट नेगेटिव मिल जाएगी। क्या रेट नेगेटिव होती है? जी नहीं, रेट पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो देखिए इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज को माइनस साइन के साथ इंडिकेट करना होगा। यहां भी देखिए माइनस साइन होगा, यहां भी देखिए माइनस साइन होगा, यहां भी देखिए माइनस साइन होगा। अगर इस प्रकार से माइनस साइन के साथ इंडिकेट किया, नेगेटिव यहां से, नेगेटिव यहां से, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से कंसंट्रेशन का चेंज पॉजिटिव मिलता है। और प्रोडक्ट के लिए ये कंसंट्रेशन का चेंज पॉजिटिव होता ही है, यहां हमें नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट से फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी। इसलिए हमने माइनस साइन यहां इंट्रोड्यूस किया, या माइनस साइन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही डेल्टा कंसंट्रेशन पी पॉजिटिव है, जी हां ये पहले से ही पॉजिटिव है। P1 माइनस जीरो ज्यादा माइनस कम, यहां से डेल्टा कंसंट्रेशन P मिलता है पॉजिटिव। तो यहां हमें किसी साइन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कंसंट्रेशन का चेंज पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए कंसंट्रेशन के चेंज को डेल्टा टी से डिवाइड करना होगा, हमें मिल जाएगी रेट। रेट को इस प्रकार से डिफाइन किया गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये होगी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन पी बाय डेल्टा टी। ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करते हैं, यहां देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन है, या नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको देखिए इससे इसकी क्या सिग्निफिकेंस मिलती है। नेगेटिव साइन कंजप्शन को इंडिकेट करता है एंड पॉजिटिव साइन प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये कंसंट्रेशन का चेंज नेगेटिव क्यों मिलता है, इसकी कंजप्शन हुई है। कंजप्शन हुई तो क्या हुआ, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन कम मिल पाई, आर फाइनल कम मिलती है, इसलिए नेगेटिव साइन हमें इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल पाए। दिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और आपने नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया है तो इसकी सिग्निफिकेंस है, इट रिप्रेजेंट्स कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। ये दोनों सेम कैसे होंगे, ये देखिए माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन आर बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन पी बाय डेल्टा टी, ये दोनों सेम कैसे होंगे, ये एक्सप्रेशन सेम कैसे होंगे। देखिए डेल्टा टी सेम है, डेल्टा टी सेम है, कंसंट्रेशन का चेंज भी जो मैग्नीट्यूड है ये भी सेम होगा। कैसे सेम होगा, वॉल्यूम तो सेम होती ही है, वॉल्यूम सेम होती है, जी हां सेम सॉल्यूशन में ही रिएक्टेंट्स होंगे, सेम सॉल्यूशन में प्रोडक्ट होंगे, तो वॉल्यूम तो सेम होगी। नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड,
नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड, ये सेम होंगे। कैसे सेम होंगे? देखिए, एक मोल रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है, तो ऐसे केस में एक मोल रिएक्टेंट से एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखिए, जो कंसंट्रेशन का चेंज इसके लिए है, वही कंसंट्रेशन का चेंज इसके लिए होगा। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड के इक्वल है, और नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए तो कंसंट्रेशन मिलती है। यहां डेल्टा अप्लाई किया जाए, यहां डेल्टा अप्लाई किया जाए तो यहां से कंसंट्रेशन का चेंज मिलता है। टाइम इंटरवल सेम है तो कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या होगा? सेम होगा। इस प्रकार से देखिए, हमें कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में सेम मिलता है। इस प्रकार से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया जाएगा। ये हमने आर गिव्स अस पी के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया। अब बात होगी यूनिट ऑफ रेट की। रेट की यूनिट क्या है? अब बात होगी यूनिट ऑफ रेट की। देखिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को हमें करना होगा डिफाइन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को आसानी के साथ डिफाइन किया जा सकता है। हम जानते हैं रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ कंपोनेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन, टाइम टेकन, इससे डिवाइड करना होगा। देखिए, कंसंट्रेशन मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन यहां क्या है? मोलैरिटी है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एंड टाइम की यूनिट क्या होगी? टाइम आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है। इसके लिए हमने टाइम यूज किया। जी हाँ, कुछ भी हो सकती है इसकी यूनिट, सेकंड, मिनट्स, आवर्स। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा ही हम यूज कर लेंगे। यहां देखिए मोल है, यहां देखिए लीटर है। तो यूनिट ऑफ रेट क्या हुई? यूनिट ऑफ रेट हुई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यहां से क्या मिलती है? ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यहां से मिलती है मोल पर लीटर टाइम -1, मोल लीटर -1 टाइम -1। टाइम सेकेंड्स में हो सकता है, टाइम मिनट्स में हो सकता है, टाइम आवर्स में हो सकता है। इस प्रकार से यूनिट ऑफ रेट मिल जाएगी मोल पर लीटर, सेकेंड -1 मोल पर लीटर, मिनट -1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, आर -1। इस प्रकार से यूनिट ऑफ रेट मिलती है। आई होप आपने एवरेज रेट की कॉन्सेप्ट को किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए, अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन इस टाइप की हो तो इसके लिए एवरेज रेट क्या होगी? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, A + B gives us C + D, ऐसी केमिकल इक्वेशन हुई तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ध्यान से देखिए, जनरलाइज करना है। रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए देखिए क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन A बाय डेल्टा टी। माइनस साइन क्यों अप्लाई किया? ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी। देखिए, इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट होगा, जितनी कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज होगी उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी भी डिक्रीज होगी। इसकी कंसंट्रेशन x डिक्रीज होगी तो इसकी भी कंसंट्रेशन देखिए x डिक्रीज होगी। और देखिए 1 मोल रिएक्ट होंगे, 1 मोल फॉर्म होंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। इसकी कंसंट्रेशन उतनी ही इंक्रीज होगी जितनी इनकी इंडिविजुअली कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इतनी ही कंसंट्रेशन देखिए इसकी इंक्रीज होगी। यहां से हमें देखिए क्या मिलता है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन A बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन B बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन C बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन D बाय डेल्टा टी। इस प्रकार से
प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसके आगे पॉजिटिव साइन होगा, प्रोडक्शन होगी तो पॉजिटिव साइन होगा। और देखिए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का चेंज बाय टाइम टेकन, इसके आगे नेगेटिव साइन होगा, कंजप्शन होगी इसलिए नेगेटिव साइन होगा। आई होप आपने ऐसी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर लिया है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। जी हाँ, इसको भी मेंशन कीजिए, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा भी कोई और रेट ऑफ रिएक्शन होती है? जी हां, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी होती है। आखिरकार ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी भी बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको देखिए इंतजार करना होगा, काफी सारी और बातें भी जाननी होंगी। अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया कब? जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के 1 1 1 1 है। इस प्रकार से अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोस्तों 1 1 नहीं है, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? अगर हमारे पास जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन है AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD, अगर हमारे पास जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन है तो ऐसी केमिकल इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए ऐसी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन हम तब कर पाएंगे जब स्टोइकियोमेट्री का ये फंडा आप जानते हैं। क्या फंडा? देखिए कोफिशिएंट का मीनिंग है इसके A मोल्स इसके B मोल्स के साथ रिएक्ट होंगे और इसके C मोल्स फॉर्म होंगे, इसके D मोल्स फॉर्म होंगे। ये फंडा आप जानते होंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नंबर ऑफ मोल्स माना जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड। अब देखिए दी गई क्वांटिटी Na मोल्स Nb मोल्स है, जिनके रिएक्ट होने से Nc मोल्स Nd मोल्स फॉर्म होंगे। इनका रिलेशन आप जानते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड है एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड है, इनका रिलेशन आप जानते हैं क्या? स्टोइकियोमेट्री की दुनिया में आपको बताया गया है। देखिए अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, जब स्टोइकियोमेट्री को डिस्कस किया जाएगा तो डिटेल में बात की जाएगी। क्या रिलेशन है? देखिए अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड को इसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाए, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड को इसके देखिए रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड को इसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस्ड को इसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये मिलता मोल रेशियो। और अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, ये पूरा रिएक्ट हुए हैं रिएक्टेंट्स, तो मोल रेशियो आपको सेम मिलेगा। जी हां, मोल रेशियो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ये मोल रेशियो है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा। जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड होंगे, जो भी क्वांटिटी दी गई है उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, रिएक्टेड ही गिवन है, तो क्या करना होगा? इस प्रकार से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे मोल रेशियो इक्वल मिलता है। अगर कंप्लीटली रिएक्ट हुए A एंड B, तो मोल रेशियो आपको क्या मिलता है? इक्वल मिलता है। और इस प्रकार से C एंड D फॉर्म होंगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे, इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए कोफिशिएंट से, इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से, तो इनका मोल रेशियो भी रिएक्टेंट्स के इंडिविजुअल मोल रेशियो के क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। इनका इंडिविजुअल मोल रेशियो इस प्रकार से, इसका मोल रेशियो इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, इसका मोल रेशियो इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा। इस प्रकार से इन चारों का मोल रेशियो इक्वल होगा। ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है? इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स के चेंज को
हमें यहां पर यूज करना होगा। कैसे? डेल्टा अप्लाई करना होगा। जैसे डेल्टा अप्लाई करते हैं तो हमें माइनस साइन भी यहां इंट्रोड्यूस करना होगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे टाइम के साथ। यहां देखिए माइनस साइन हमने अप्लाई किया और डेल्टा भी अप्लाई किया। यहां भी माइनस साइन अप्लाई करना होगा, साथ में डेल्टा भी अप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स टाइम के साथ इसकी भी डिक्रीज कर रहे होंगे। यहां देखिए प्लस साइन डेल्टा अप्लाई करना होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे। यहां भी देखिए प्लस डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे होंगे। इस प्रकार से देखिए प्लस साइन यूज करना होगा और इस प्रकार से इंडिकेट करना होगा। इसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए। किससे डिवाइड किया जाए? वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड किया जाए। तो यहां से क्या मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज है इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए। नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज है इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए। नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज है इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए। नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज है इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया जाए। तो यहां से मिलता है कंसंट्रेशन का चेंज। किसका चेंज मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। और नंबर ऑफ मोल्स का चेंज है इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों यहां से मिलता है कंसंट्रेशन का चेंज। तो देखिए इस प्रकार से हमें डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाय ए विद माइनस साइन मिलता है। डेल्टा कंसंट्रेशन बी बाय बी with minus sign, delta concentration C by C with plus sign, delta concentration D by D with plus sign। ये मिलता है कंसंट्रेशन का चेंज। क्लियर है बात? और टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी इस केस में। जी हाँ, इस केस में टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया जाए, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। ऐसे केस में जब स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 1 1 1 नहीं है, एबीसीडी है, जनरल हाइपोथेटिकल इक्वेशन का केस है, रिएक्शन का केस है, तो ऐसे केस में देखिए इस प्रकार से कंसंट्रेशन के चेंज को इनके रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाय ए को हमने डिवाइड किया डेल्टा टी से। ऐसे ही माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन बी बाय बी को हमने डिवाइड किया डेल्टा टी से। ये इस प्रकार से इक्वल है। डेल्टा टी से इसको डिवाइड किया, डेल्टा टी से इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद भी ये एक्सप्रेशन इक्वल मिलते हैं। उम्मीद है इसको आपने मैथमेटिकली एंड कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया, इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया, क्या मिलता है? प्लस 1 बाय सी डेल्टा कंसंट्रेशन सी बाय डेल्टा टी। देखिए प्लस 1 बाय डी डेल्टा कंसंट्रेशन डी बाय डेल्टा टी। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन इक्वल मिलते हैं। और ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जी हाँ, ये जनरल केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये जनरल केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। जब भी कोफिशिएंट 1 1 1 1 नहीं होगा, एबीसीडी होंगे, तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन के चेंज को स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, तभी एक्सप्रेशन इक्वल मिल पाएंगे, तभी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए क्या रेट ऑफ रिएक्शन को जैसा हमने पहले डिफाइन किया था, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 1 थे, वैसे यहां भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन सी बाय डेल्टा टी
इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन डी बाय डेल्टा टी। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? जैसा आपने यहां डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया जा सकता है? अगर आपने ऐसा किया, जैसा स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 1 1 थे, इस केस में हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया। अगर आपने ऐसा यहां किया तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, ये होगी आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का चेंज इन सभी के लिए इक्वल नहीं होगा। इक्वल क्यों नहीं होगा? देखिए, इसके ए मोल्स के साथ इसके बी मोल्स रिएक्ट होंगे, इक्वल मोल्स रिएक्ट नहीं होंगे। तो कंसंट्रेशन का चेंज इक्वल कैसे मिलेगा? जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ही इक्वल नहीं है और नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड भी इक्वल नहीं है, ये भी डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ मोल से डिफरेंट है तो कंसंट्रेशन का चेंज, जब कंसंट्रेशन ही आपको सेम नहीं मिल रही है, कंसंट्रेशन का चेंज ही आपको सेम नहीं मिल रहा है, तो इस केस में कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार से डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे केस में मोल रेशियो इक्वल होगा कंसंट्रेशन के चेंज को अगर इनके रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन इक्वल मिल जाएगा। इसको डेल्टा टी से डिवाइड करते हुए रेट को डिफाइन किया जा सकता है। फिर देखिए, ये क्या कुछ इंडिकेट करता है? ये एक्सप्रेशन कुछ इंडिकेट करता है क्या? इस एक्सप्रेशन की कोई सिग्निफिकेंस है क्या? इनका कोई मीनिंग है क्या? इससे हमें क्या मिलता है? इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसको भी जानना होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, रेट ऑफ, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस और कंजप्शन ऑफ ए, और कंजप्शन ऑफ ए आपसे पूछा जाए तो उस केस में स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से ऐसे एक्सप्रेशन को डिवाइड नहीं करना है। उस केस में रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए होगी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाय डेल्टा टी। यानी इसकी सिग्निफिकेंस है रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन अलग होती है, उसके लिए स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा इसको, तब मिल पाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी की बात की जाए, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी की बात की जाए, ये होगी प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन, सॉरी ये होगी माइनस साइन डेल्टा कंसंट्रेशन बी बाय डेल्टा टी। माइनस साइन होगा, कंजप्शन है, जी हाँ, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही होगी, बी कंज्यूम होगा तो साइन होगा नेगेटिव, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन बी बाय डेल्टा टी। जिस प्रकार से हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजप्शन ऑफ ए को डिफाइन किया, वैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजप्शन ऑफ बी को डिफाइन करना होगा। यहां भी देखिए, कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ और माइनस साइन होगा, ऐसे हमने इंडिकेट किया। यहां भी देखिए, कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ और माइनस साइन है। क्लियर है बात? इस प्रकार से हमने डिफाइन किया कि इस केस में इनके रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, जिन्हें उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो देखिए, ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार से स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया है तो इस केस में मिलती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अलग है, रेट ऑफ कंजप्शन और डिसअपियरेंस अलग है। अगर बात की जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्शन और अपीयरेंस की बात की जाए तो देखिए क्या होगी, रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ सी की बात की जाए, ये होगी प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन सी बाय
डेल्टा टी, कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ। इस प्रकार से कंसिडर किया जाए, जी हां, सी की प्रोडक्शन होगी, फॉर्मेशन होगी तो प्लस साइन होगा। इस प्रकार से इंडिकेट किया जाए, इसके स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड ना किया जाए, उस केस में इसका मीनिंग होगा रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। ऐसे ही अगर बात की जाए रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ डी, इसकी बात की जाए तो देखिए ये होगी प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन डी बाय डेल्टा टी। अगेन इसके रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलती है, इस केस में हमें मिलती है रेट ऑफ रिएक्शन। डिवाइड ना किया हो तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन। दोस्तों आई होप आपने इसको नोट किया होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद बारी है रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन। इस प्रकार से गैसियस फेज रिएक्शन है, आर गैस गिव्स अस पी गैस है। गैसियस कंपोनेंट्स के केस में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, प्रेशर में बी यूज्ड इन केस ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन। देखिए पार्शियल प्रेशर आर एंड पी का यूज किया जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन को गैसियस कंपोनेंट्स के केस में आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया जा सकता है। देखिए यहां से P इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन। यहां से हमें P इज इक्वल टू सी आर टी ये मिलता है। ध्यान से देखिए P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू C। जिस प्रकार से कंसंट्रेशन में वेरिएशन होगा उसी प्रकार से प्रेशर में भी वेरिएशन होगा। कंसंट्रेशन किसी कंपोनेंट की इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। यानी जिस प्रकार से कंसंट्रेशन को यूज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया, दोस्तों उसी प्रकार से इनके पार्शियल प्रेशर को यूज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। देखिए कैसे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पार्शियल प्रेशर को यूज करते हुए ऐसे डिफाइन की जा सकती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस डेल्टा प्रेशर ऑफ आर बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा प्रेशर ऑफ पी बाय डेल्टा टी। इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। अगर इस अंदाज में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया गया तो यूनिट क्या होगी, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या यूनिट होगी। देखिए प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, पास्कल, बार, इस प्रकार से। लेकिन हमें यहां देखिए एटीएम यूनिट के साथ इंडिकेट करना है तो प्रेशर की यूनिट एटीएम, इसकी यूनिट सेकेंड, मिनट, आर कुछ भी हो सकती है। तो देखिए यहां से हमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या मिलती है। इस प्रकार से अगर पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी एटीएम टाइम माइनस वन। एटीएम टाइम माइनस वन। अगर क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म की यूनिट में इंडिकेट करनी हो, यानी मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर, उस यूनिट को यूज करते हुए अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट किया गया हो, प्रेशर दिया हो, लेकिन मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म की जो यूनिट होती है उस यूनिट को यूज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट किया हो चार ऑप्शन में, मोल पर लीटर, टाइम माइनस वन यूनिट के साथ इंडिकेट किया हो, तो आप कैसे एटीएम टाइम माइनस वन को मोल पर लीटर टाइम माइनस वन यूनिट के साथ इंडिकेट करेंगे, यानी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा। दोस्तों देखिए यूनिट कन्वर्जन यहां से होगा। हम जानते हैं P इज इक्वल टू सी आर टी, क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू सी आर टी। दोनों तरफ डेल्टा अप्लाई करने पर डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा सी आर टी।
आर एन टी आर कॉन्स्टेंट, यहां से हमें देखिए क्या मिलता है, कंसंट्रेशन की यूनिट चाहिए, तो देखिए डेल्टा पी को आर टी से डिवाइड करना होगा। किसे डिवाइड करना होगा? आर टी से डिवाइड करना होगा। हमें देखिए यूनिट मिल पाएगी मोलैरिटी की। अगर हम इसको आर टी से डिवाइड करते हैं, इसको आर टी से डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा पी को आर टी से डिवाइड किया, ध्यान से देखिए हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है गैसियस फेज रिएक्शन के केस में, ध्यान से देखिए, माइनस डेल्टा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी इंटू आर टी। देखिए इस प्रकार से आर टी से डिवाइड किया, डेल्टा टी को आर टी से मल्टीप्लाई किया, प्लस डेल्टा प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी। देखिए आर टी से डिवाइड किया, इसको आर टी से मल्टीप्लाई किया, यहां से क्या मिलता है, इस प्रकार से प्रेशर के चेंज को आर टी से डिवाइड करने पर यहां से हमें डेल्टा कंसंट्रेशन आर मिलता है। प्रेशर के चेंज को आर टी से डिवाइड करने पर, प्रेशर के चेंज को दोस्तों आर टी से डिवाइड करने पर कंसंट्रेशन का चेंज मिलता है, यहां से हमें डेल्टा कंसंट्रेशन पी मिलता है। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। अगर इस प्रकार से कंसंट्रेशन का चेंज मिलता है तो देखिए यूनिट भी कंसंट्रेशन की मिलती है। जी हां, इस प्रकार से इसको नोट करना होगा और ये याद रखना होगा, अगर प्रेशर के चेंज को डिवाइड किया जाए आरटी से, इस प्रकार से डिवाइड किया जाए, तो हमें मिलता है कंसंट्रेशन का चेंज, तो यूनिट भी इसकी होगी और इसकी यूनिट क्या होती है आप जानते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टाइम -1। ये देखिए डेल्टा टी से डिवाइड किया, ये टाइम मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम -1, इन दोनों को याद रखना है। देखिए अगर चार ऑप्शन एटीएम टाइम -1 यूनिट के साथ है तो इन दोनों में से कौन से फॉर्मूला को यूज करना होगा, इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। एटीएम टाइम -1 यूनिट के साथ रेट को इंडिकेट किया है, इस प्रकार से प्रेशर के चेंज को टाइम से डिवाइड करना होगा, प्रेशर के चेंज को टाइम से डिवाइड करना होगा। अगर स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ये बिल्कुल सही है, अल्फा बीटा है, तो देखिए अल्फा से इसको डिवाइड करना होगा, बीटा से इसको डिवाइड करना होगा। ये कहानी हमने यहां पर अंडरस्टैंड की है, रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना होगा कंसंट्रेशन के चेंज को। तो देखिए प्रेशर के चेंज को भी इस प्रकार से रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। और देखिए अगर चार ऑप्शन इस यूनिट के साथ इंडिकेटेड हैं और स्टेटमेंट में प्रेशर गिवन है, तो देखिए प्रेशर के चेंज को आरटी से डिवाइड कर दिया जाए तो कंसंट्रेशन का चेंज मिलता है, यानी इसको आरटी से डिवाइड करना होगा, इसको भी आरटी से डिवाइड करना होगा, यहां से कंसंट्रेशन का चेंज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कंसंट्रेशन का चेंज। अगर कंसंट्रेशन का चेंज है तो यूनिट भी कंसंट्रेशन की है, मोल पर लीटर, टाइम -1, डेल्टा टी से डिवाइड किया, टाइम -1। अगर कोफिशिएंट अल्फा बीटा हुए तो अल्फा से इसको, बीटा से इसको डिवाइड करना होगा। यह ध्यान रखना है, प्रेशर एटीएम में हुआ तो आर यूज करेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसके लिए टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होनी चाहिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर आपने गैसियस फेज रिएक्शन के केस में रेट को डिफाइन कर लिया है, रेट कैलकुलेट करना आपने अंडरस्टैंड किया है, तो देखिए एवरेज रेट के बाद दोस्तों बारी है इंस्टेंटेनियस रेट को जानने की। रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। ध्यान से देखिए, रेट इंस्टेंटेनियस मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगी, आर गिव्स अस पी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बात की जाएगी। तो देखिए
टाइम का चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो क्या होगा, अप्रोचिंग टू जीरो होगा, टेंडिंग और अप्रोचिंग टू जीरो होगा। ऐसे केस में देखिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात होगी, तो ऐसे केस में माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन आर बाय डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाय डी टी। डेल्टा टी डी टी में तब्दील हो जाएगा। अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हुआ, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात होगी, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा उस केस में। और देखिए रेट इंस्टेंटेनियस अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाए, तो रेट इंस्टेंटेनियस क्या होगी, इस प्रकार से होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन पी बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो ये होगा, देखिए डीपी बाय डी, इस प्रकार से। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो तब्दील हो जाएगा dt में। अगर ये dt है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करनी है, अगर ये dt है तो ये क्या होगा, ये dp होगा। जी हां, अगर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है तो उस केस में कंसंट्रेशन का भी चेंज वेरी स्मॉल होगा। इस वेरी स्मॉल चेंज को डी से इंडिकेट किया जाएगा, डी कंसंट्रेशन से इंडिकेट किया जाएगा। इस वेरी स्मॉल चेंज को जो टाइम में होगा, इसको dt से इंडिकेट किया जाएगा। कंसंट्रेशन में वेरी स्मॉल चेंज होगा, इसको डी कंसंट्रेशन से इंडिकेट किया जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ आर है तो देखिए डी कंसंट्रेशन आर है, और टाइम का चेंज है तो dt है। अगर कंसंट्रेशन का चेंज p के लिए कंसिडर करना है ओवर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये होगा dp। उम्मीद आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। तो देखिए इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है एक साथ, रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाय dt इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन p बाय dt। माइनस प्लस साइन की सिग्निफिकेंस आप जानते हैं, जी हां ये सिग्निफिकेंस आप जानते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस रेट a प्लस बी गिव्स अस c प्लस डी के लिए डिफाइन हो, तो देखिए रेट इंस्टेंटेनियस ऐसे डिफाइन होगी, ध्यान से देखिए, माइनस डी कंसंट्रेशन a बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन b बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन c बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन d बाय डी टी। अगर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 1 1 नहीं है, वैसे केस में जनरल हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन के लिए AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD के लिए इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, सोचिए इसके बारे में। देखिए ऐसे केस में इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करना है तो रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय डी कंसंट्रेशन a बाय dt, डी कंसंट्रेशन a बाय dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाय b डी कंसंट्रेशन b बाय dt। क्लियर है बात। और देखिए प्लस 1 बाय c डी कंसंट्रेशन c बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1 बाय d डी कंसंट्रेशन d बाय dt। इसको जल्दी से याद कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपने इसको याद किया, अंडरस्टैंड किया, तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट की कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राफिकली भी अंडरस्टैंड करना होगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। अगर आपने मैथमेटिकली इसको अंडरस्टैंड किया है तो बारी है ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की। देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, आप जानते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी। इस प्रकार से y एक्सिस के लोग कंसंट्रेशन, x एक्सिस के लोग टाइम अगर कंसिडर किया जाए, यहां टाइम है और यहां देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ
अगर डिक्रीज होगी ग्राफ ऐसा होगा। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ दोस्तों इंक्रीज होगी और इसका ग्राफ ऐसा होगा। देखिए अगर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। यहां देखिए टाइम है, इस प्रकार से इंक्रीज होगी, इसका ग्राफ ऐसा होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीमेंट एक्सपोनेंशियली होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इंक्रीमेंट भी एक्सपोनेंशियली होगा। ऐसा क्यों होगा? इस टाइप की रिएक्शंस हमारे सिलेबस में डिटेल में, ये कौन से टाइप की रिएक्शंस है इसके बारे में भी बात होगी, लेकिन तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। मान लेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का वेरिएशन ऐसा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का वेरिएशन दोस्तों ऐसा है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग होगा? आर गिव्स अस टी के लिए अगर हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करनी हो, ग्राफिकली इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना हो, तो दोस्तों डिफरेंशिएशन का मीनिंग आप जानते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो dy बाय dx का क्या मीनिंग है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया वहां देखिए dy बाय dx का क्या मीनिंग है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट को यहां फाइंड आउट करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात की जाए इंस्टेंटेनियस रेट की, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात की जाए तो ये इस टेंजेंट का स्लोप होगा। यहां देखिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस रेट की बात की जाए, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात की जाए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा यहां। क्लियर है बात? आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो कहीं भी किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से टेंजेंट का स्लोप देगा इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू। इंस्टेंटेनियस रेट को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट। इसको ऐसे भी इंडिकेट कीजिए, इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन, if a tangent is drawn on concentration versus time graph, then slope of tangent gives instantaneous rate, स्लोप ऑफ टेंजेंट से इंस्टेंटेनियस रेट मिलती है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से टेंजेंट को ड्रॉ किया, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट क्या होगी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट क्या होगी, ये हमें टेंजेंट के स्लोप से मिलती है। इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल अल्फा 1 है, इस प्रकार से ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल अल्फा 2 है। अल्फा 1 देखिए 90 से ग्रेटर है, अल्फा 2 भी देखिए 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो ऐसे केस में tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 नेगेटिव होगा। जी हां, यही तो टेंजेंट का स्लोप होगा, ये नेगेटिव होगा, लेकिन रेट तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन आर गिव्स अस पी के लिए ये होगी माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाय डी होगी। अगर टेंजेंट के स्लोप से इंडिकेट करना हो तो ये होगी माइनस टेन अल्फा। क्या होगी? माइनस टेन अल्फा। अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर ये अल्फा 90 डिग्री से बड़ा है तो टेन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जी हां,
रेट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां से आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल पाएगी। अब देखिए ध्यान से, अगर इस प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात की जाए और यहां इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करनी हो, इस इंस्टेंट पर बात की जाए, देखिए इस इंस्टेंट पर बात की जाए, इस इंस्टेंट पर बात की जाए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां देखिए T1 टाइम है, यहां देखिए T2 टाइम है, ये देखिए ये T2 टाइम है। तो इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, सोचिए। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करने का एक तरीका तो ये होगा, क्या होगा, देखिए इस प्रकार से डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए प्लस डी कंसंट्रेशन पी बाय डी टी, ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। और देखिए ग्राफिकली अगर डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाए तो ग्राफ से देखिए ऐसे डिफरेंशिएशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, देखिए T1 T2 क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा इस प्रकार से। इसको एक्सट्रापोलेट करने के बाद जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मिल रहा होगा, यहां देखिए ये β1 मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंगल एक्स एक्सिस के साथ, यहां देखिए β2 मिल रहा है, यहां देखिए ये मिलेगा β2, ये मिलेगा β2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ tan β2, क्या हुआ tan β2 इस केस में, इस केस में tan β2, इस केस में tan β1। तो देखिए β1 इस केस में लेस देन 90 डिग्री है, β2 भी लेस देन 90 डिग्री है। तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में tan β1 tan β2 पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे केस में प्लस डी कंसंट्रेशन P बाय डी टी। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलता है, ये मिलता है tan बीटा, β1 और β2 जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बीटा लेस देन 90 डिग्री है। इस प्रकार से आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो मिल रहा होगा, इस टेंजेंट को एक्सट्रापोलेट करने से इस एंगल को tan में पुट करेंगे, जी हाँ, tan बीटा से हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ही इंस्टेंटेनियस रेट है। डिफरेंशिएशन का यही तो मीनिंग है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए यहां से माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहां से देखिए प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट। प्रोडक्ट के केस में प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा इंस्टेंटेनियस रेट, रिएक्टेंट के केस में माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा इंस्टेंटेनियस रेट। और इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू, इस केस में देखिए इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें यहां से मिलती है। क्लियर है बात, यही होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, डिफरेंशिएशन का। इसको यूज करते हुए टेंजेंट के स्लोप से हमने इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन कर लिया है। उम्मीद है आपने भी इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इस प्रकार से इंस्टेंटेनियस रेट को अगर आप डिफाइन कर चुके हैं तो एक और पॉइंट देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट से रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट को अलग अलग अंदाज में डिफाइन किया गया है। एवरेज रेट के केस में डेल्टा को यूज किया, यहां देखिए डी को यूज किया। जी हाँ, डेल्टा इसलिए यूज किया क्योंकि कंसंट्रेशन का जो चेंज है ये ज्यादा है, टाइम का जो चेंज है ये ज्यादा है। लेकिन यहां देखिए डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, तो इसके कोरस्पोंडिंग कंसंट्रेशन का चेंज भी काफी कम होगा। अगर टाइम इंटरवल काफी छोटा है तो कंसंट्रेशन का चेंज काफी कम होगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होगा। तो देखिए डेल्टा कंसंट्रेशन टेंडिंग टू 0 होगा। तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में हमें क्या करना होगा, ऐसे हालात में हमें डी यूज करना होगा। जी इतना मीनिंग तो डिफरेंशिएशन का आप जानते ही होंगे। तो हमने डिफाइन किया
इंस्टेंटेनियस रेट को डी यूज करते हुए। कैसे डिफाइन किया, ये पूरी कहानी आपके सामने है। अब काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट क्या इक्वल हो सकती हैं, क्या ऑलवेज इक्वल होंगी? देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट कैलकुलेट करने के बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे इक्वल होंगी या डिफरेंट होंगी। अभी तो केवल मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैथमेटिकली जब आप इनकी वैल्यूज को चेक कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी आप कमेंट कर पाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट इक्वल है या नहीं है। देखिए, यहां तो मुझे इतना ही कमेंट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट मे और मे नॉट बी इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस रेट may or may not be equal to, very important point, instantaneous rate may or may not be equal to average rate. Instantaneous rate may or may not be equal to average rate. एवरेज रेट की इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस कंडीशन पर जिस कंडीशन के अंदर आपने इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट को कैलकुलेट किया है। जी हाँ, कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। अगर इक्वल मिलती है, जी हाँ इक्वल हो भी सकती है, नहीं मिलती है, ऐसा भी हो सकता है इक्वल ना हो, तो इस केस में देखिए हमें अलग से ही डिफाइन करना होगा इंस्टेंटेनियस रेट को, क्योंकि इक्वल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। मैक्सिमम केसेस में इक्वल नहीं होगी, लेकिन इक्वल हो सकती है। मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करें इस प्रकार से, रेशियो लेने पर माइनस डी कंसेंट्रेशन आर बाय डी टी माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन आर बाय डेल्टा टी के इक्वल हो सकता है, प्लस डी कंसेंट्रेशन पी बाय डी टी प्लस डेल्टा कंसेंट्रेशन पी बाय डेल्टा टी के इक्वल हो सकता है। मैथमेटिकली इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में ये इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए, रेट इंस्टेंटेनियस इक्वल हो सकता है रेट एवरेज के, रेट इंस्टेंटेनियस ऐसा भी हो सकता है इक्वल ना हो एवरेज रेट के, एवरेज रेट के इक्वल नहीं है और एवरेज रेट के इक्वल है। ऐसी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, ये तो कैलकुलेट करने के बाद ही कमेंट कर पाएंगे, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग अंदाज में डिफाइन किया। अगर ऑलवेज इक्वल होते तो दोस्तों फिर अलग अलग अंदाज में डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती। अगर मैंने अलग अलग अंदाज में डिफाइन किया है तो जरूर इनका मीनिंग अलग होगा। जी हाँ, मीनिंग अलग होगा। उसको देखिए, एवरेज रेट को डेल्टा को यूज करते हुए कैलकुलेट किया और इंस्टेंटेनियस रेट को हमने इस प्रकार से स्लोप ऑफ टेंजेंट से डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए कैलकुलेट किया। दोनों का मीनिंग अलग है। ग्राफिकली और डिटेल में जाएंगे, मैथमेटिकली, और अगर आप थॉट प्रोसेस से चेक करेंगे इनके मीनिंग आपको अलग नजर आ जाएंगे। यहां देखिए, मुझे इतना ही कमेंट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट की इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें एक और बेहतरीन टेक्निक को जानना होगा जो कि इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करने के लिए यूज होगी। हमें जानना होगा रेट लॉ को। रेट लॉ की मदद से देखिए इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। रेट लॉ क्या है? देखिए, रेट लॉ is expression in which rate of reaction is given in terms of molar concentration of reactants, with each concentration term raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient of reacting species in balanced chemical equation। देखिए, balanced chemical equation आपके सामने है, जनरल हाइपोथेटिकल इक्वेशन आपके सामने है। यहां से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ए की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, बी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए एंड बी की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। ए की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो देखिए ए के कोलिजन ज्यादा होंगे, बी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो बी के कोलिजन ज्यादा होंगे। कंसेंट्रेशन टर्म की पावर ए एंड बी हो सकते हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज के ये कोफिशिएंट भी हो सकते हैं। देखिए ए एंड बी, कैपिटल ए टाइम्स है,
तो ए की कंसंट्रेशन ए टाइम्स हो तो ए की पावर स्मॉल ए हो सकती है, कैपिटल बी बी टाइम्स है, बी की कंसंट्रेशन कैपिटल बी से इंडिकेट की और ये बी टाइम्स है तो बी की पावर स्मॉल बी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है पावर कुछ अलग हो। तो देखिए मुझे जनरल केस को यहां डिस्कस करना है तो मैंने पावर यहां देखिए एक्स इसकी एंड वाई इसकी कंसिडर की है। किस केस में पावर्स रिएक्टिंग स्पीसीज के कोफिशिएंट के इक्वल होंगी और किस केस में इक्वल नहीं होंगी, इन दोनों ही केसेस की हमें डिटेल में बात करनी होगी। अभी हमें जनरल केस की बात करनी है तो इसलिए मैंने इन पावर्स को इस प्रकार से एक्स एंड वाई कंसिडर किया है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज के जो कोफिशिएंट हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये कब पावर्स होंगे रेट लो में कंसंट्रेशन टर्म्स की और कब नहीं होंगे पावर्स, इन दोनों ही मुद्दों पर डिटेल में हमारी आज बात होगी। उससे पहले देखिए जनरल केस को अंडरस्टैंड करना होगा। इस प्रकार से हमें टू प्रोपोर्शनैलिटी मिलती है, इन दोनों को कंबाइन करने पर इफ वी कंबाइन 1 and 2 then we get हमें क्या मिलता है। देखिए यहां से हमें यह मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन is directly related to concentration a raised to power x concentration b raised to power y। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक किया जाए तो यहां देखिए एक कांस्टेंट हमें करना होगा इंट्रोड्यूस, तो कांस्टेंट यहां हमें k करना होगा इंट्रोड्यूस, तो k का क्या नाम होगा ध्यान से देखिए। प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने ब्रेक किया तो रेट ऑफ रिएक्शन ये कौन सी रेट है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या मिलती है ध्यान से देखिए k इंटू कंसंट्रेशन a रेज टू पावर x कंसंट्रेशन b रेज टू पावर y। यहां देखिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया इसका क्या नाम होगा, यह रेट कांस्टेंट। k इज रेट कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और इसको देखिए स्पेसिफिक रेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको जाना जाता है स्पेसिफिक रेट के नाम से भी। दिस इज रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट डिफाइन कैसे किया जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलता है डिफाइन रेट कांस्टेंट की, डिफाइन रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट, कैसे डिफाइन किया जाएगा सोचिए। अगर इसको डिफाइन करना हो देखिए ऐसे डिफाइन किया जाएगा, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of each reactant is unity। ध्यान से देखिए if concentration of A is equal to concentration of B is equal to 1 मोलर, अगर कैपिटल A कैपिटल B की कंसंट्रेशन दोस्तों 1 मोलर है, 1 की पावर x 1 की पावर y 1 होगा यहां से जी हाँ, 1 की पावर x 1 1 की पावर y 1 1 इंटू 1 1 मिलता है। तो यहां से देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलती है, अगर ऐसा हो तो यहां से हमें रेट ऑफ रिएक्शन k के इक्वल मिलती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 है उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन k के इक्वल है, इसलिए इसे बोला जाता है स्पेसिफिक रेट। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर तो रिएक्शन की रेट k के इक्वल, तो इस कांस्टेंट को देखिए इसीलिए बोला जाता है स्पेसिफिक रेट। दिस इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 1 मोलर है तब रिएक्शन की रेट k के इक्वल है। और देखिए जो ये पावर्स है x एंड y, इन पावर्स को ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ऑर्डर जैसे
ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए होगा x, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी होगा y। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, ये होगा x। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बी, इसकी पावर y है तो ये y होगा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, रेट लो गिवन हो, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? देखिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा रेट लो में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स का जो सम है x प्लस वाई, मान लेंगे n की इक्वल है। तो देखिए, ये n इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये n नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और ये n जीरो भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जी हाँ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी कभी नहीं होगा, और इसको हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ऑर्डर से रिलेटेड, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा, देखकर हम नहीं बता सकते। किस केस में? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन टर्म की पावर्स होंगे रेट लो में, और किस केस में? रिएक्टिंग स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन होगी, इसके पावर्स इनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होंगे, जो कि अपीयर होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ये हम देखकर नहीं बता सकते हैं, इसका आइडिया हमें एक्सपेरिमेंट से ही मिल पाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा। चलिए, इस पॉइंट को अगर आपने नोट किया, इसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन भी किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किस प्रकार से किया जाएगा? सोचिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप जानते हैं तो डिफाइन तो कर ही लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, the sum of powers of concentration terms in rate law expression is called order of reaction, overall order of reaction। ऐसे डिफाइन किया जाएगा, the sum of powers of concentration terms in rate law expression is called order of reaction, ध्यान से देखिए, रेट लो एक्सप्रेशन ऐसा हो, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर वाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स देखिए इस प्रकार से एक्स एंड वाई, इसका सम होगा एक्स प्लस वाई। This is overall order of reaction. अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जाए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? देखिए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए होगा x, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b होगा y। क्या होगा? देखिए, y होगा x प्लस वाई। ये सम पॉजिटिव इंटीजर मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो देखिए, इसके बाद हमें क्या जानना होगा? इसके बाद हमें जानना होगा किस केस में रिएक्टिंग स्पीसीज के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ये रेट लो में इनकी रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर होंगी। तो देखिए, इसके लिए हमें यहां पर डिफाइन करना होगा रिएक्शंस को दो टाइप से, एलिमेंट्री
एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के दो टाइप को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए रिएक्शन अगर एलिमेंट्री हुई उस केस में डायरेक्टली स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ही रेट लो में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स कंसिडर किया जा सकता है। जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स रेट लो में होंगी, तो देखिए उन कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स इनके रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा रेट लो में एलिमेंट्री रिएक्शंस को, जिस केस में रिएक्टिंग स्पीसीज के जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, इन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को डायरेक्टली यूज किया जाएगा इनकी रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर। देखिए कैसे यूज किया जाएगा, उससे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन को डिफाइन भी करना होगा। एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज दैट विच इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप एंड इन्वॉल्व्स नो डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट। एक ही स्टेप में अगर रिएक्शन हो जाए उस केस में इसे बोला जाएगा एलिमेंट्री, यानी कोई भी डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट नहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्टेंट रिएक्ट हुए, पहले इंटरमीडिएट बना, उसके बाद फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई है तो उस केस में देखिए डायरेक्टली रिएक्टिंग स्पीसीज के जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे उन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को रेट लो में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। जी हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन हुई तो उस केस में रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स को कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन दीज पावर्स आर इक्वल टू स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे केस में देखिए क्या करना होगा, अगर हमारे पास AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD, ये इक्वेशन है और ये इंफॉर्मेशन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हुई है, सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर सिंगल स्टेप इक्वेशन है, अगर ये एलिमेंट्री है, क्या है, एलिमेंट्री है, तो ऐसे केस में देखिए दोस्तों रेट लो इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन A रेज टू पावर, इसका देखिए स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट A, कंसंट्रेशन B रेज टू पावर, इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए B। इस प्रकार से रेट लो को इंडिकेट किया जाएगा। देखिए कैपिटल A की कंसंट्रेशन A टाइम्स हो, ये इसके साथ रिएक्ट होगी, कैपिटल B की कंसंट्रेशन B टाइम्स के साथ। तो देखिए कैपिटल A की कंसंट्रेशन A टाइम्स तो इसकी पावर A होगी, कैपिटल B की कंसंट्रेशन B टाइम्स तो इसकी पावर B होगी। इस प्रकार से रेट लो को इंडिकेट किया जाएगा। A की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, B की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा एक्सटेंट में कोलाइड कर पाएंगे, तो इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कोलिजन होने की वजह से ज्यादा होगी। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। और रेट कांस्टेंट K की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पर, वॉल्यूम पर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। तो रेट कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसके बाद देखिए अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई, किस केस में रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, A complex reaction is that which is completed in more than one step. 2 or more steps में जो reactions complete होंगी उन reactions को complex reactions बोला जाएगा। तो देखिए अगर ये reaction complex reaction है, AA plus BB gives us CC plus DD, अगर ये reaction complex reaction है तो ऐसे केस में rate of reaction, ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रकार से इंडिकेट डायरेक्टली नहीं की जाएगी, इस प्रकार से इंडिकेट नहीं की जाएगी। ऐसे केस में हमें यहां देखिए कंसंट्रेशन टर्म की पावर्स X एंड Y यूज करने होंगे। X एंड Y कुछ भी हो सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली हमें कैलकुलेट करने होंगे। ये जो नंबर्स हैं X एंड Y ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने होंगे। डायरेक्टली A एंड B इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट या रेट लो में कंसंट्रेशन टर्म की पावर हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है
एक्स ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू, एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे नॉट बी इक्वल टू ए। वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू, बी इक्वल टू बी। देखिए y b के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दे आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा। दे आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इनको देखिए एक्सपेरिमेंटली करना होगा डिटरमाइन, रिएक्शन के मैकेनिज्म से करना होगा डिटरमाइन। देखिए किस प्रकार से डिटरमाइन करना होगा। अगर प्रपोज्ड मैकेनिज्म आपके पास है तो रेट लॉ ऑफ सच रिएक्शन कैन नॉट बी रिटन डायरेक्टली बाय यूजिंग स्टोइक्योमेट्री एंड इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये तो हम नोट कर चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। इसके बाद देखिए दीज डिफरेंट एलिमेंट्री स्टेप्स प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स and overall rate of reaction cannot exceed the rate of slow step। जो स्टेप स्लो होगा इससे ज्यादा ओवरऑल रिएक्शन की रेट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? जब तक ये स्टेप नहीं होगा परफॉर्म तब तक रिएक्शन कंप्लीट होगी नहीं। तो देखिए स्लो स्टेप पर ही रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी। अगर कोई स्टेप होगा फास्ट ये प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन तो तब तक कंप्लीट होगी ही नहीं जब तक स्लो स्टेप प्रोसीड नहीं होगा। जी हाँ, रिएक्शन तो तभी कंप्लीट होगी जब सभी स्टेप्स क्या होंगी, कंप्लीट होंगी। तो अगर स्लो स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ होगा उस केस में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है? स्लो स्टेप पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप which is also named as rate determining step RDS। स्लो स्टेप होगा, देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को आपने नोट किया होगा। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखिए ध्यान से, इस प्रकार से अगर केमिकल रिएक्शन है NO2 plus NO2 gives us NO2 plus NO2 gives us NO3 plus NO। ये स्टेप स्लो है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है। देखिए CO plus NO3 इसका रेट कांस्टेंट K2 है। gives us CO2 plus NO2। ये स्टेप फास्ट है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड करने पर 1 + 2 से देखिए क्या मिलता है। आगे चलते हैं। 1 + 2 से हमें मिलती है ओवरऑल रिएक्शन। वी गेट ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल इक्वेशन इज, देखिए क्या होगी ओवरऑल इक्वेशन। यहां से हमें कॉपी करना होगा। देखिए इस प्रकार से NO3 से NO3 कैंसिल होगा, NO2 से NO2 कैंसिल होगा। हमें ओवरऑल रिएक्शन इस प्रकार से मिलती है। NO2 plus CO gives us NO plus CO2। देखिए इस प्रकार से मिलती है ओवरऑल रिएक्शन। NO2 plus CO gives us CO2 plus NO। ये है ओवरऑल रिएक्शन। इसके लिए अगर बात की जाए रेट लो की, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। अगर स्लो स्टेप ये है दोस्तों तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है स्लो स्टेप पर। इसके देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है? NO2 कोफिशिएंट 1 यहां देखिए रेट कांस्टेंट K1। तो इनको यूज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया जाएगा। NO2 दो बार है, NO2 raised to power 1, NO2 raised to power 1।
इस प्रकार से किया जाएगा इंडिकेट, यानी रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2, 2 बार है तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और देखिए NO2 ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट भी है, ओवरऑल रिएक्शन में NO2 इस तरफ है, रिएक्टेंट है, तो क्या ये फाइनल रेट लो होगा? जी हां, ये होगा फाइनल रेट लो। ओवरऑल रिएक्शन को देखने से ऐसा लग रहा है NO2 की पावर 1 होनी चाहिए, CO की पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं मिलता है। एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है? NO2 रेज टू पावर 2। जी हां, स्लो स्टेप ये है, रेट स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करती है। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कैन नॉट एक्सीड द रेट ऑफ स्लो स्टेप। स्लो स्टेप की रेट से ज्यादा रिएक्शन की रेट नहीं हो सकती है। जब तक स्लो स्टेप प्रोसीड नहीं करेगा रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। तो देखिए स्लो स्टेप की रिएक्टिंग स्पीसीज ये है, इन दोनों को कंसिडर करते हुए हमें देखिए यहां कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन NO2 रेज टू पावर 2 मिलती है। क्लियर है बात? इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेट लो शुड नॉट इंक्लूड, रेट लो शुड नॉट इंक्लूड concentration of intermediate. If it appears then it must be removed. From rate law. By using expression of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका क्या मीनिंग है? ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग दोस्तों ये है, अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल गिवन हो, देखिए ओजोन O3 गिव्स अस O2 प्लस रिएक्टिव ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, ये स्टेप फास्ट है, ये फास्ट है और रिवर्सिबल है। फॉरवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट K2 है। इसके बाद देखिए O3 प्लस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्टेप 2 गिव्स अस 2O2। ये स्टेप स्लो है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। यहां से देखिए ओवरऑल रिएक्शन आपको ये मिलती है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जी हां, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ओवरऑल रिएक्शन ये मिलती है 2O3 गिव्स अस 3O2। यहां से देखिए हमें स्लो स्टेप ये मिलता है। अगर स्लो स्टेप ये है तो यहां देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज ये है और रेट कांस्टेंट ये है। इस प्रकार से इनको यूज करते हुए अगर आपने रेट लो को इंडिकेट किया, रेट इज इक्वल टू K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ O रेज टू पावर 1, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेज टू पावर 1। ये देखिए K3 है, K2 नहीं है। ये K2 तो ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट है। यहां देखिए ये है K3। अगर ये K3 है तो देखिए K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेज टू पावर 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, स्लो स्टेप में इसका कोफिशिएंट 1 है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O। यहां देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, स्लो स्टेप में इसका कोफिशिएंट 1 है। क्लियर है बात? लेकिन ये फुल एंड फाइनल रेट लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, ये है इंटरमीडिएट, ये रेट लो में नहीं होना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चल पाया ये इंटरमीडिएट है? ये तो हम जानते हैं ये रेट लो में नहीं होना चाहिए, ये मैंने यहां मेंशन किया, रेट लो में नहीं होना चाहिए। रेट लो में रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन ही अपीयर होनी चाहिए।
वही फुल एंड फाइनल रेट लो होगा। तो देखिए मुझे कैसे पता चल पाया ये इंटरमीडिएट है, इन दोनों को ऐड करने पर देखिए ओवरऑल रिएक्शन में इंटरमीडिएट कभी अपीयर नहीं होगा, इसकी कंसंट्रेशन से इसकी कंसंट्रेशन कैंसिल हुई। अगर इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होता ओवरऑल रिएक्शन में, तो इस मेथड से हम पहचान लेंगे ओवरऑल रिएक्शन में कंसंट्रेशन ओ कहां से आएगी, आएगी नहीं। देखिए अगर ओ अपीयर नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन ओ नहीं होगी यहां। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इंटरमीडिएट। अगर ये हुआ इंटरमीडिएट, ओ इंटरमीडिएट हुआ, ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, इंटरमीडिएट हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन को रिमूव करना होगा। कहां से रिमूव करना होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में फॉरवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट, इससे मिलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड विच इज K1 बाय K2। ये क्या है, ये K1 बाय K2 है। फॉरवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट, यहां से मिलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF बाय KB। याद कर लीजिए, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में अंडरस्टैंड किया होगा, K इक्विलिब्रियम इज K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड विच इज K1 बाय K2। और कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हुए देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो इस प्रकार से देखिए K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3, कंसंट्रेशन ऑफ O3 ओजोन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस प्रकार से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंडिकेट किया जाता है। एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, इस प्रकार से कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को भी मल्टीप्लाई किया जाता। और जो कोफिशिएंट है देखिए, ये पावर होंगी इनकी रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन टर्म की, ये देखिए क्या होंगे, पावर होंगे। इस प्रकार से यहां कोफिशिएंट 1 है, इसकी पावर 1 है। तो देखिए कंसंट्रेशन O को यहां से हमें कैलकुलेट करना होगा और वहां पुट करना होगा। इस प्रकार से रिमूव कर पाएंगे रेट लो से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को। तो यहां से कंसंट्रेशन O क्या मिलती है, देखिए यहां से कंसंट्रेशन O मिलती है K इक्विलिब्रियम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कंसंट्रेशन O3 इनटू कंसंट्रेशन O3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन O2। चलिए इसको पुट किया जाए। इसको पुट करने पर क्या मिलता है, रेट इज इक्वल टू K3 इंटू कंसंट्रेशन O3 रेज टू पावर 1। और यहां से देखिए कंसंट्रेशन O क्या मिलती, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हमें यहां से कंसंट्रेशन O मिलती है K इंटू कंसंट्रेशन O3 बाय कंसंट्रेशन O2। देखिए कंसंट्रेशन O3 बाय कंसंट्रेशन O2, जी हां ये मिलती कंसंट्रेशन O। ये K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड है, K1 बाय K2 है, ये है K1 बाय K2। यहां से देखिए फुल एंड फाइनल रेट लो क्या मिलता है, रेट लो इज इक्वल टू K3 इंटू K1 बाय K2 इंटू कंसंट्रेशन O3 रेज टू पावर 1 यहां से एंड कंसंट्रेशन O3 रेज टू पावर 1 यहां से, कंसंट्रेशन O3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन O2। इस प्रकार से रेट लो को इंडिकेट किया जाएगा। तो देखिए अब इस केस में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। इस केस में देखिए जो नेट रिएक्शन में जो स्पीसीज पार्टिसिपेट करते हैं, इन स्पीसीज की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। अगर इन स्पीसीज की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये रेट लो होगा फुल एंड फाइनल रेट लो। इस प्रकार से हमें रेट लो को इंडिकेट करना होगा। दोस्तों आज की हमारी इस मुलाकात में इतना ही। अब देखिए नेक्स्ट मुलाकात में इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, PYQs भी इंक्लूड किए जाएंगे ताकि आप ये जान पाएं किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। उम्मीद है आपने इस बेसिक पार्ट को अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट सेशन में हमें इसको कंप्लीट करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल में अंडरस्टैंड किया जाएगा, मोलिकुलैरिटी को अंडरस्टैंड किया जाएगा,
टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात होगी। और क्लास नोट्स के लिए आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। लिंक यहां गिवन है। टाइम टाइम पर और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव क्लासेस जैसे बेनिफिट्स अगर आप उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा आइकॉनिक और प्लस ज्वाइन करना होगा। इसके और भी काफी सारे बेनिफिट्स यहां देखिए मेंशन्ड है। उम्मीद है आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। ये फीचर अनअकैडमी ऐप का मुझे एक बेहतरीन फीचर लगता है, जिससे आप इंस्टेंट अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा, आपको तुरंत अपने डाउट का रिप्लाई मिलेगा। देखिए अपकमिंग बैचेस कौन से हैं जो अनअकैडमी ऐप पर चलेंगे मार्च में, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। इसके बाद देखिए अपकमिंग टेस्ट जो कंडक्ट होंगे मार्च में, इसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। और यूसेट को आप जानते ही होंगे, एवरी संडे टेस्ट कंडक्ट होगा जिससे आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। तो यूसेट में अपीयर होने से आप रेगुलरली अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को चेक कर पाएंगे। और फॉलो मुझे कर सकते हैं आप अनअकैडमी ऐप पर, ताकि मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की सेशन में इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।